अरे बहन तू यहाँ क्यों चली आई? मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब का पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आपके सिवा संसार में कौन है मेरा? कि तेरे सहारा इस दुनिया में मेरे सिवा कौन है? लेकिन तू ही सोच बहन कि आखिर हम ठाकुर साहब की 2 महीनों में इतनी बड़ी रकम कहाँ से वापस करेंगे बहन? भैया मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया, और लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी। जो पैसे होगा भैया मैं एक एक पैसे इकट्ठा करके मेरे ठाकुर साहब के पाए कर। ठीक है बहन, लेकिन देख तू सयानी हो चुकी है, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। जा रहा बहन मैं तेरा बर खोजने, शाम होने के पहले चला आऊंगा। अपने दिल में न चिंता तू करना कहीं, अपने दिल में अपने दिल में न चिंता तू करना कहीं, अपने दिल में न चिंता करना कहीं, अपने दिल में न चिंता करना कहीं। शाम होने के पहले चला आऊंगा। आज मैं तेरे लिए रिश्ता खोजने जा रहा हूँ, तू किसी बात की चिंता मत करना। मैं जहाँ भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा। भैया क्या बात है बहन? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बोल बहन। मेरी शादी की ना फिक्र भैया करो, ये क्या करी है तू? पहले शादी अपनी रचाओ वीरान, एक प्यारी सी भाभी हमारे मेरी शादी कर देंगे भैया, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात मानो, पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। सपना, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि मैं तेरी शादी कर दूंगा, तू अपने ससुराल चली जाएगी, तो तेरे जाने के बाद मेरी देख रेख कौन करेगा? कौन मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा? कौन खाना बना करके खिलाएगा? लेकिन तू नहीं जानती बहन कि गांव के बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि मोती तेरी बहन सपना सयानी हो चली है, कम से कम अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। इसलिए बहन मैं पहले तेरी शादी करूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं बहन। के महबूबे खुदा ये अर्जी मेरी, महबूबे खुदा ये अर्जी मेरी, साहिल पर इनायत
कर देना। महबूबे खुदा ये अर्जी मेरी साहिल पर इनायत कर देना। महबूबे खुदा ये महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी साहिल पर इनायत कर देना। महबूबे खुदा ये महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी साहिल पर इनायत कर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। या भगवान मेरे भाई की रक्षा करना मालिक। अरे लड़कार सी आई गन केला बिना, ये लड़कार सी आई गन केला बिना, दुल्ही हाथ न पकड़ा। हाथ न पकड़ा। अरे लड़कार सी आई गन केला बिना, ये लड़कार सी आई गन केला बिना, दुल्ही हाथ न मौत जो बनकर है उसे काल कहते हैं। मौत जो बनकर है उसे काल कहते हैं, और लोग इस दरिंदे को शेरा सिंह शैतान कहते हैं। अकाल मृत्यु ओ मरे, अकाल मृत्यु ओ मरे, जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल
काल का चड्ढा सिंह, कहिए शेरा। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। खंडाले का क्या समाचार है? सब बढ़िया है, बढ़िया है। किसी प्रकार की कमी नहीं है। गोले बारूद गुफा में भरे हुए हैं। लेकिन शेरा सिंह, कहिए। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? शेरा सिंह, हाँ, कुछ देख रहे हो आजकल खंडाले में कि नहीं? मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। कुछ नहीं देख रहे हो? नहीं। जब से अपने सरदार जी आए हैं खंडाले में, अपने इस गिरोह में, हाँ हाँ, मैं क्या देख रहा हूं कि इनका मुखमंडल हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। आखिर बात क्या है चड्ढा सिंह, जो हमेशा मुखमंडल मुरझा के और चेहरा लटका के बैठते हैं? आज हमारे विचार पर रहा है हम और तुम चले सरदार के पास, उनकी इस उदासी का कारण पूछा जाए। आखिर सरदार जी बात क्या है जो हमसे और तुमसे बात नहीं करते हैं? आखिर बात क्या है जो हमेशा मुखमंडल लटका के बैठते हो? शेरा सिंह, सरदार जी के पास चलेंगे। सरदार जी जब तक इस उदासी का कारण नहीं बताएंगे हम दोनों पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आओ चलो चलते हैं सरदार जी के पास। सरदार जी, जय मां भवानी की। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझसे पहले तो ये कुछ कहना चाहता है तुझसे। कहना ये चाहता हूं कि हम लोग आपको देखते चले आ रहे हैं जब से आप मेरे गिरोह के सरदार बने हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि आप हर वक्त उदास रहते हैं, यहां तक कभी कभी आपके आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। कौन ऐसा राज है, कौन सी बात है जो आपको इस तरह रहने पर मजबूर कर दिया है? मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, यानी कि तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहता हूं। क्या कि बात क्या जो मैं हर वक्त उदास रहता हूं और मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, इसका कारण जानना चाहते हो? जी। लेकिन शेरा सिंह, मेरे उदासी का कारण जानना है अगर, तो एक बात मेरी गौर कर लो तुम दोनों। कौन सी बात है? मेरे उदासी का कारण ये जानने से पहले तुम दोनों को अपने कलेजे पर पत्थर या खड़ा होगा। कौन ऐसी बात है जो हम लोगों को अपने कलेजे में पत्थर रख रहा होगा? कहिए क्या बात है? तुम नहीं समझ सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ शेर सिंह, मैं जानता हूँ कि हो सकता है मेरे ऊपर जो बीती है, मेरी जो आप बीती है, मेरी जो कहानी है, उस कहानी को सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी ना खिसक जाए। बताइए सरदार जी। शेर सिंह, अगर तुम मेरा कारण जानना चाहते हो कि मैं उदास क्यों रहता हूँ, तो मेरी बात को गौर से सुनो। बतलाइए सरदार जी। शेर सिंह, सरदार जी, तुम लोग आज तक हमको डाकू गंगा के नाम से जानते आए हो ना? सही बात है सरदार जी। तुमको ये नहीं मालूम कि ये डाकू गंगा बना कैसे? ऐसा हम लोगों को नहीं मालूम सरदार जी। मैं जानता हूँ। नहीं सरदार जी। लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए, एक समय था जब ये डाकू गंगा नहीं, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे घर में 5 सदस्य थे, मैं कहीं गए नहीं थी, धारा नगरी का रहने वाला था। मेरे पिताजी थे जिनका नाम श्रीमान गोपी किसान था। मेरी माता जी थी, इनका नाम श्रीमती सुशीला देवी। 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ा मैं, जो कि मेरा नाम हीरा था। मेरा नाम हीरा था, मुझे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे भी छोटी एक बहन थी, बहुत खूबसूरत, बहुत भोली, बहुत मासूम मेरी गुड़िया, जिसका नाम सपना था। रे सपना। शेरा सिंह, मेरे पिताजी मेरे गांव के जमींदार बादल सिंह क्या मेहनत मजदूरी खेती किसानी का काम किया करते थे। एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी माँ से बोले कि सुशीला क्या करूं, घर में दवा इलाज के लिए या बच्चों के खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ जमींदार साहब से, हाँ कुछ पैसा लाऊंगा जिससे कि हमारे बच्चे खाना पीना खाए, कम से कम उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जमींदार बादल सिंह यहाँ गए और कर्ज के तौर पर 500 रुपए लाए।
कुछ समय बीतने के बाद मेरे पिताजी काम पर ना जा सके। काम पर नहीं गए, कुछ टाइम बीतने के बाद वो जमींदार बांदा सिंह मेरे घर पर आता है और बोलता है कि गोपी किसान, तू हमारे यहाँ काम भी नहीं करने आता है और जो 500 रुपए कर्ज लाया है, लाओ इस वक्त मेरा कर्ज अदा कर दे। लेकिन मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, अभी हमारी ये स्थिति नहीं है कि मैं आपका कर्ज पूरा कर सकूं। मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, मुझको कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा। वो हरामखोर बादल सिंह जब ये बात को सुनी, उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा और उठाई अपनी राफल और मेरे पिताजी को गोली। बादल सिंह मेरे पिताजी को गोली मार दिया। मेरे पिताजी जमीन पर गिर पर छटपटाने लगे। उस वक्त मेरी मां नहीं थी, गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी कि मैं गांव से कुछ मांग कर लाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। देखिए, जब ये गोली की आवाज सुनती है, तो भागी भागी घर पर आती है और क्या देखती है कि मेरे पिताजी जमीन पर गिरे हुए हैं, तड़फड़ा रहे हैं, खून से लथपथ है। एक तरफ लाश और एक तरफ उस जमींदार बांदा सिंह को देखती है। सारी कहानी को समझ जाती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, उस जमींदार बांदा सिंह के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि जमींदार साहब, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, मेरी हंसती खेलती दुनिया ही उजाड़ दिया। वो हरामखोर बादल सिंह, वो साला कुत्ता कमीना, एक भी बात को मेरी माँ की नहीं सुना। मेरी माँ के गले पर हाथ लगा और ऐसा ठोकर मारा कि मेरी माँ जाकर एक दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। उसके बाद वो साला कुत्ता अपनी जेब से लाइटर को निकाला और मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगा दिया और आग लगाने के बाद वो साला बादल सिंह मेरे माता पिता को उठाया और उठाकर उसी जलती हुई लाश से फेंक दिया। मजाल कुत्ता साले की। उसी चलती हुई आग में फेंक दिया मेरे माता पिता को। मैं सब छुप कर देख रहा था। मैं अपने भाई बहनों से तो बड़ा था। जब ये सब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दौड़ कर आया और जमींदार बांदा सिंह के गिरबान पर अपने हाथ को डाल दिया। वो शाला बांदा सिंह देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे गिरबान तक अपने हाथ को पहुंचा दिया। उसने उठाई अपनी बंदूक और अपने बंदूक के बल से मेरे सर पर वार कर दिया। उसके बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ। कुछ समय बीतने के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं चंबल घाटी में डाकुओं गिरोह में मौजूद हूँ। आप हम लोगों के गिरोह में थे। उसके बाद मैं सरदार जी से पूछा कि सरदार जी आखिर मैं कैसे आ गया। मेरे सरदार जी बोले कि बेटा पहले तुम अपना नाम बताओ और रहने वाले कहाँ को, तुम्हारे ऊपर ये अत्याचार किसने किया, क्यों किया। मैंने अपनी सारी कहानी सरदार जी से बयां की। सरदार जी मेरी कहानी को सुनकर समझ गए और उसके बाद मैं बोला कि सरदार जी अब मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। सरदार जी बोले कि बेटा हीरा तू अपने दिमाग से सोच कि अगर इस अवस्था में घर जाएगा, अगर इस हालत में घर जाएगा तो क्या तू अपने माता पिता का बदला ले सकता है। मेरा माइंड उस वक्त काम कर गया रे शेरा सिंह। मैं सोचा कि सरदार जी सही कह रहे हैं। अगर मैं इस हालत में अपने घर पर जाऊंगा तो अपने माता पिता या अपना बदला नहीं ले सकता उस बादल सिंह से। नहीं ले सकते। मैंने बोला कि सरदार जी इसके लिए मुझको क्या करना होगा। सरदार जी बोले कि बेटा हीरा, अगर तुझको अपना बदला लेना है तो आज से तू अपना हीरा नाम बदल दे। आज से तू अपना हीरा नाम भूल जा। मैं तेरा नाम रख रहा हूँ। आज से तू हीरा नहीं बल्कि डाकू गंगा सिंह। मर गया रे हीरा। अरे ओ बादल, तेरे लिए मर गया हीरा। नया जन्म हुआ, नया आविष्कार हुआ। डाकू गंगा सिंह आ रहा हूँ, आरामखोर आ रहा हूँ।
जब तक तुझको इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर न कर दिया कुत्ता साले, तो हमारा भी नाम डाकू गंगा सिंह नहीं। सरदार जी, क्या नाम बताए इसका? सही जमींदार बादल सिंह। बादल सिंह, ए सरऊ, ए जमींदार सारे, अपने आप को जमींदार बनता है रे। अरे हे सरऊ, तू सारे मेरी भी समझ नहीं जानता है मैं कितना खोखा इंसान हूं। ना तो मेरा नाम जानता होगा, ना तो मेरा काम जानता होगा। ए बादल सिंह, तू नहीं जानता है, जब रात में 12 बजे एक डाकू चड्ढा सिंह गुफा से बाहर होता है, गांव दह जाता है। अगर किसी बच्चे को भूख लगी है, बच्चा अपनी मां से कहता है कि मां भूख लगी है। उसकी मां कहती है, हे बेटा बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। जानता है ये समय डाकू चड्ढा सिंह का है। सही कह रहा है, बहुत दहशत है तेरे नाम की। वो गुफा से बाहर निकल चुका है, कहीं डाकू चड्ढा सिंह आ जाएगा तो तेरा सारा मूत पी जाएगा। अरे सारा मूत पी जाएगा है? अरे अब खोर यही कह रहा है। अरे हर माँ यही कहती है कि बेटा सो जाओ, नहीं डाकू चड्ढा सिंह आएगा और तेरा सारा मूत पी जाएगा। सरदार जी, चल तो हम गर्म हो चुके हैं। गरम होता है सारे लाई चला भाई, तो काम हुआ दिखाओ का दिन बिलाट बाजार में गुस्सा वही है, गुस्सा में हद मूत पी जाता है गुस्सा में। सरदार जी, साले वो हर माँ कहती है कि बेटा सो जा, रहे डाकू चड्ढा सिंह आएगा और तेरा सारा खून पी जाएगा। खो 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 खो। अरे मिटा दो, मिटा दो इस बेहतर जमाने को, मिटा दो इस बेहतर जमाने को। चलो सरदार जी आज, चलो सरदार जी आज लूट लिया जाए मऊआ थाने को। अब सही जाता है। गुर्रात है कि समय जब 2-4 साल टहर रही के वो चला मऊआ में थाने लूट के सारे तुरंत ही चला लॉकअप में बंद हो का रखे है मऊआ में थाने में लूट के चला था। एक राइफल रखी बहुआ। अच्छा मतलब राइफल लूटे चला था, ऐसा है ना? ज्यादा वार्तालाप करने का चलो जल्दी है। चलो उस बादल के पास चलो। चल, लेकिन कैसे चल रहे हैं रे? अरे चाहने वालों का, अरे चाहने वालों का अरमान बड़ा तक चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, और दिल ये नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, दिल ये नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। अरे तो सिर्फ यही नहीं अजी मैदान बड़ा तगड़ा है, सिर्फ यही नहीं मैदान बड़ा तगड़ा है, और आज मैदान में पहलवान बड़ा तगड़ा है।